Hello everyone, welcome to the next episode of Friday First Cut. This is Vitesh Vaikar, a chartered accountant by profession. और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80C के ऊपर, जो कि बहुत ही बेसिक सेक्शन है। अगर आपको सेक्शन 80C में अगर कोई टैक्स डिडक्शन क्लेम करना है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है। अगर आपको सेक्शन 80C में कोई डिडक्शन क्लेम करना है सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000 रुपीज। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा भी है, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000, आप उससे ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल है आपके पास, क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, जिसके थ्रू आप सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। अगर आपको सबसे बेसिक तरीके से जाना है विद द शॉर्ट लॉकिंग पीरियड, तो ELSS ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का और इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का और उसके साथ साथ अपने टैक्स को बचाने का। तो वैसे टैक्स बचाने के लिए ELSS ऑफ म्यूचुअल फंड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अपना पैसा वहां पे रखना है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ELSS स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। आप ELSS स्कीम में बाय SIP या बाय लमसम किसी भी वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेगा आपके टैक्स सेविंग में। आइए हम जानते हैं इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की लॉक इन कितनी होती है। आइए हम जानते हैं कि आपका पैसा कितने साल के लिए यहाँ पे लॉक होगा। सो अगर आप ELSS ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करते हैं आपके टैक्स सेविंग के लिए, सो यहाँ पे आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक होगा। आफ्टर 3 इयर्स आप आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कैपिटल गेन्स किस तरीके से आ रहा है और उस कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपको टैक्सेशन आएगा जिस साल में आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर and if you have made the payment of stamp duty and registration on that property, so definitely there is a thumbs up for that. You can claim a deduction under section 80C up to the maximum limit of 1,50,000 for the stamp duty and registration. Next option is the most famous tool. After the pandemic, I will recommend to go for this option, that is a life insurance. If you are not insured yet, then go for a life insurance. There are so many life insurance schemes available in the market. You can participate in the life insurance by taking a ULIP, unit linked insurance plan, where you can claim a deduction under section 80C up to 1,50,000 rupees. Then at the time of maturity, if your premium amount is not crossing 2,50,000, means your premium amount is below 2,50,000, then entire maturity amount from ULIP is tax free under section 10(10)(D). If you are going for a life insurance option, there are n number of options available in the market. But to claim the deduction under section 80C, just one point you need to remember or you need to keep it in your mind. Your sum assured should be exceeding 10 times of your premium. If your sum assured is not exceeding 10 times of your premium, then you cannot claim a deduction under section 80C for the whatever amount of premium you paid against the life insurance. So यहीं पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो जो सम अश्योर्ड होगा वो 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होना चाहिए जो आप सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं। एंड उसी के बाद वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जब भी उसकी मैच्योरिटी आएगी तो मेक श्योर करें कि वो 10(10)(D) में एग्जेम्प्ट हो। तो उसी तरीके के लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। एंड मेक श्योर करिए कि लाइफ इंश्योरेंस आने वाले टाइम में बहुत महंगा होने वाला है। आफ्टर दिस पैंडेमिक everything has been costly now. If you take about the health insurance, if you talk about the life insurance, now the things are going to be costlier. I just gone through the economic times of 2 to 3 days ago where there is a clear indication and there is a highlights on the front page. The life insurance cost or premium is going to increase, which is already been increased, but again all the insurance companies are increasing their life insurance premium cost. So definitely you should make sure yourself to be perfectly insured from as far as life insurance is concerned, and you can claim a deduction for whatever amount of premium you are paying for a life insurance, subject to some conditions. That is 10 times of your premium should be the condition for sum assured. Now we'll talk about some additional options available under section 80C. So if you are employed, then you must be having a deduction from your salary, that is a PF, provident fund. Yes, you can claim a deduction for that. If you are not employed or you are self-employed or not, you are not having a salary income,
then definitely you have another option called a PPF, Public Provident Fund. You can invest into the Public Provident Fund and claim a deduction under Section 80C. It's a very famous tax saving tool. There is another option called Post Office Saving Deposits, where you can park your money into the fixed deposit with post office or bank. But you need to take into consideration that your money will be locked or blocked for another 5 years. Means there is a lock-in of 5 years into the fixed deposit. तो अब हम बात करते हैं और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो एटीसी में हमें डिडक्शन क्लेम करने में हेल्प कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम. आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपकी चाइल्ड डॉटर के लिए. बस आपको ध्यान में रखना है कि आपकी चाइल्ड डॉटर जो है उनकी एज 10 ईयर्स से बिलो हो, तो वहां पे भी आप 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर आप कोई स्कूल फीस पे कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए तो आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर आप कोई नेशनल सेविंग स्कीम दैट इज एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं. और बेस्ट होगा अगर आपके पास होम लोन है तो होम लोन का जो प्रिंसिपल पोर्शन होगा, सो हम हर मंथ ईएमआई पे करते हैं. सो ईएमआई में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट और दूसरा होता है प्रिंसिपल. जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उसका हम सेक्शन 80C में 1,50,000 में भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आइए हम बात करते हैं सेक्शन 80D पर, डिडक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर आप आपके लिए आपके फैमिली के लिए सालाना कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वहां पे आप 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अगर आपकी एज 60 एंड अबव है, मींस यू आर फॉलोइंग इनटू द सीनियर सिटीजन कैटेगरी, उस केस में आपकी लिमिट चेंज होकर 50,000 हो जाएगी. अगर आपका 25,000 का लिमिट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस केस में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपीज तक का खर्चा इसमें ऐड करके आपकी मैक्सिमम लिमिट जो 25,000 की है उससे एग्जॉस्ट कर सकते हैं. अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पेरेंट्स के लिए पे कर रहे हैं और उनकी एज 60 एंड अबव है, मींस वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में फॉल करते हैं, वहां पे आप 50,000 रुपीज तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सो इस केस में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स सेविंग टिप देना चाह रहा हूं. अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं एंड उनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उस केस में अगर आपने आपके पेरेंट्स के प्रति अगर आपने आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर किया है जो 50,000 एंड अबव है, फिर भी उस हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी अंडर सेक्शन 80D क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो यस, आप अंडर सेक्शन 80D में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं. बस 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, मतलब उनकी एज 60 एंड अबव है एंड उनका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है. सो अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हो, अगर आपके पेरेंट्स के ऊपर कोई हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर किया है, तो यस, आप उस हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का अप टू 50,000 तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 80E, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. सो लेट्स अंडरस्टैंड हु कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. This section talks about the higher studies, and if you are opting a loan for a higher studies, then definitely you can claim a deduction under section 80E for the interest amount which you are paying to the bank or financial institution from where you opt a loan for a higher studies. So let's understand who can claim a deduction. Then in such case, if you are going for higher studies, you can claim a deduction, your spouse can claim a deduction, and even your children can claim a deduction. Now let's understand what is the maximum amount eligible for deduction. So yes, there is a good news for you. There is no as such capping under section 80E. The amount of interest you paid, the full and entire amount you can claim as a deduction under section 80E. Then if we need to understand the condition. The condition is you need to opt a loan for higher studies in India from the banking and financial institution, and you should go for an higher studies in India. So if you are going for a higher studies outside India, then interest on such education loan will not be allowed as deduction under section 80E. Now let's talk about the taxation on dividend income. So there is a change in income tax law. If you are having a dividend income during the financial year, the entire dividend income is taxable at normal slab rates. But yes, there is a tax tip, there is a one advice from my side. अगर आपने कोई भी लोन लिया है एंड उस लोन अमाउंट को आपने डिविडेंड जनरेट करने वाले किसी शेयर से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, तो यस, आपने जो भी इंटरेस्ट उस लोन पे किया है, उस इंटरेस्ट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
डिविडेंड इनकम के सामने। आइए हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक मिस्टर ए है, उनका सालाना 10 लाख रुपीस तक का डिविडेंड इनकम है एंड उन्होंने पूरे साल भर में 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे किया है। तो उस केस में जो 10 लाख रुपीस का उनका डिविडेंड इनकम है, उसका 20% दैट इज 2 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम डिविडेंड इनकम। सो उस केस में 10 लाख माइनस 2 लाख रुपीस, सो रिमेनिंग 8 लाख विल बी टैक्सेबल एज अ डिविडेंड इनकम। सो उन्होंने जो 5 लाख रुपया पे किया था, पूरा का पूरा 5 लाख डिडक्ट नहीं होगा डिविडेंड इनकम से। डिविडेंड इनकम का 20% मैक्सिमम डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द डिविडेंड इनकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम ऑफ टैक्सेशन। सो हमें समझना पड़ेगा कि हमें किस सिचुएशन में ओल्ड रिजीम को चूज करना है एंड न्यू रिजीम को चूज करना है। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपके पास किस तरीके के एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई HRA एग्जेम्पशन है, अगर आपके पास कोई होम लोन है, या आपके पास कोई ATC, ATD इस तरीके के डिडक्शंस अवेलेबल है, या इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में आपने आपका पैसा इन्वेस्ट किया है, सो यस, इस केस में आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए, क्योंकि न्यू रिजीम में इसमें से किसी भी तरीके का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके पास इनमें से किसी भी तरीके का डिडक्शन अवेलेबल है, सो उस केस में आपको ओल्ड रिजीम में ही जाना चाहिए। अगर आप दोनों रिजीम को कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ डिडक्शंस, सो आप ओल्ड रिजीम में बहुत हद तक टैक्स सेविंग कर पाएंगे। सो सिंपल आप रखें इस चीज को। अगर आपके पास किसी भी तरीके का एग्जेम्पशंस डिडक्शन अवेलेबल है, आपको ओल्ड रिजीम में जाना है। और अगर आपके पास किसी भी तरीके का डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप सिंपल न्यू रिजीम को चूज करें और आपका टैक्स का भुगतान आप न्यू रिजीम के हिसाब से करें। हम बात करते हैं सेक्शन 80EE के बारे में, जो कि बात करता है एडिशनल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, हमें उस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है बिफोर क्लेमिंग एनी एडिशनल डिडक्शन। सबसे पहले कंडीशन, आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो। दूसरी कंडीशन, आपका जो भी होम लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए 31 मार्च 2021 से पहले, एंड आप जो भी घर परचेज कर रहे हो या जो भी घर बाय करने वाले हो, उसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा ना हो। सो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो एडिशनल 1,50,000 रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट NPS, हाउ NPS कैन बी योर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। If your existing limit under section 80C, that is 1,50,000, is not exhaust, then yes, you can include NPS under section 80C and complete your limit up to 1,50,000. And in case your existing limit under section 80C already exhaust, then you can claim an additional deduction up to 50,000 rupees. Then your maximum deduction will be 1,50,000 and 50, that is 2 lakh rupees you can claim under section 80C.